सीटों को लेकर जब बात हुई उपचुनावों में तो कांग्रेस ने सीट नहीं ली। क्या आगे बड़ा दिल दिखाया जाएगा सपा सुप्रीमो की तरफ से, या कांग्रेस एकला चलो फॉर्मूले पर नहीं चुनाव लड़ जाएगी? लगभग 350 सीटों पर समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और 50 सीट के आसपास हम अपने बाकी एलाइज पार्टी को देंगे। उत्तर प्रदेश में सरकार के द्वारा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की एक पराकाष्ठा हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। इसका मतलब है कि दिल्ली की वो ताकतें जो इन्हें हटाना चाहती हैं, इनको महसूस भी शायद हो रहा है, इसलिए दोनों इंजन टकरा रहे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश की जनता पिस रही है कि आज ऐसे फैसलों से भारत की साख गिरी है, जहां पर हम इस स्तर पर चले आए कि आप ये कह सकते हो कि किसी महिला के प्राइवेट पार्ट को पकड़ना, छूना, उसके नाड़े तोड़ना, ये बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता, ये महिला छेड़छाड़ की श्रेणी में नहीं आता। ये बहुत ही घृणित मानसिकता से ग्रसित ये फैसला है, मैं उसकी निंदा करता हूं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप लगातार देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल किस तरीके की है। एक लिस्ट जारी होती है कांग्रेस के अध्यक्षों की, जिला अध्यक्षों की, महानगर अध्यक्षों की, और उसके बाद एक हलचल सी मचती है। और चर्चा अब ग्राउंड स्तर पर ये हो रही है कि जो कांग्रेस और साथ में समाजवादी पार्टी की जो इंडिया गठबंधन है, ये कहीं ना कहीं टूटता दिखाई दे रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए रानीगंज के विधायक RK वर्मा जी है। बड़ी चर्चाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के आसपास पहुंची है तो कहते हैं ये इंडिया गठबंधन नहीं, ये ठग बंधन है और विधानसभा चुनाव में टिकेगा नहीं। देखिए, इंडिया गठबंधन ने 2024 के लोकसभा के चुनाव में अपनी ताकत दिखा दिया और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की लीडिंग पार्टी है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन चुनाव 2027 का लड़ेगा। और निश्चित रूप से हम जो पीडीए की आवाज़ को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, पीडीए के हक अधिकार को हम उन्हें देने की जो बात कर रहे हैं, उनके साथ जो अन्याय अत्याचार से उनको बचाने की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम अपने मुद्दे पर कायम हैं। हम पीडीए को लेकर के आगे चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन के दूसरे साथी जो हमारे साथ कांग्रेस के रूप में है, वो हमारे साथ रहेंगे और चलेंगे, क्योंकि हम अपने मुद्दे नहीं बदलते। हमारा मुद्दा संविधान बचाने का है, हमारा मुद्दा लोकतंत्र बचाने का है, हमारा मुद्दा सामाजिक न्याय का है, आरक्षण बचाने का है, भारतीय जनता पार्टी के कुकृत्यों पर से पर्दा हटाने का है, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का है, रोजगार देना हमारा मुद्दा है, महंगाई कम करना हमारा मुद्दा है, महिलाओं को सम्मान देना हमारा मुद्दा है। उस पर हम कायम हैं और उसी को लेकर के हम लड़ते रहेंगे। विधायक जी, पीडीए की आपने बात की। एक लंबे समय से आपके सुप्रीमो लगातार पीडीए के फॉर्मूले पर ग्राउंड स्तर पर वर्क कर रहे हैं, आपके भी समर्थक वर्क कर रहे हैं, लेकिन जो लिस्ट जारी हुई है उसमें 65% कांग्रेस की जो लिस्ट जारी है उसमें 65% पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों को अध्यक्ष बनाया गया है और माना जा रहा है ये पीडीए को कहीं ना कहीं काउंटर कर जाएगा और कांग्रेस आगे निकल जाएगी। देखिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी विपक्ष में अगर कोई है तो केवल समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी का जनाधार है। आप व्यक्ति तो खड़ा सकते हैं, करा सकते हैं, लेकिन मास नहीं खड़ा कर सकते। तो ठीक है, उनका संगठन है, उनको पीडीए को कम से कम समाजवादी पार्टी ने ही आवाज़ उठाई तो उन्होंने अपने संगठन में अगर पीडीए के लोगों के लिए अगर जगह दिया तो इसके लिए उनको साधुवाद। तो बड़ा बैलेंसिंग खेल गया यहाँ पर। सीटों को लेकर जब बात हुई उपचुनावों में तो कांग्रेस ने सीट नहीं ली। क्या आगे बड़ा दिल दिखाया जाएगा सपा सुप्रीमो की तरफ से, या कांग्रेस एकला चलो फॉर्मूले पर नहीं चुनाव लड़ जाएगी? देखिए, लगभग 350 सीटों पर समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और 50 सीट के आसपास हम अपने बाकी एलाइज पार्टी को देंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर भी बात कर ली जाए। लगातार आप देख रहे हैं संभल को लेकर के, संभल पे ही बात कर लीजिए तो कितनी सारी ऐसी चीज़ें हो गई जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल खड़ा करने लगी। उन्नाव की भी घटना होली के दिन आपने देखी कि शरीफ नाम के युवक के साथ क्या हुआ। अभी एक महिला राजधानी लखनऊ में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यालय, जहाँ से लगभग 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर है, वहाँ से एक महिला को अगवा किया जाता है और उसके साथ दुष्कर्म कर हत्या हो जाती है। एनकाउंटर तक हो गया, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पर क्या सोच रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में सरकार के द्वारा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की एक पराकाष्ठा हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है।
यहाँ पर महिलाओं के साथ अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है, हत्याओं की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और मुख्यमंत्री कार्यालय के से लेकर के जिले तक बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो चुकी है, जिसके क्रम में आप लोगों ने देखा कि जो कभी इस लखनऊ के डीएम रहे हैं और इन्वेस्ट यूपी के सीईओ रहे हैं, उनके द्वारा अगर इन्वेस्ट करने वाले लोगों से इतनी बड़ी डिमांड की जा रही है तो आप समझ सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। और मुख्यमंत्री जी इसलिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराने की बात करें कि इस पाप पर एक पर्दा पड़ा रहे। यहाँ पर राजधानी में महिला के साथ अत्याचार हो रहा है, हत्या हो रही है, रेप हो रहा है, उस पर मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं बोलते, केवल सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराने की बात करते हैं। तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी उस हर पीड़ित परिवार के साथ है जो किसी भी जाति और मजहब के साथ होता है और हम अपने मुद्दे पर कायम हैं, अपने पीड़ित परिवार को हम लेकर के चल रहे हैं। लेकिन हम पीड़ित कोई भी होगा, किसी भी जाति का होगा, किसी भी मजहब का होगा, हम उसके साथ खड़े हैं। राजनीति को तो काफ़ी अच्छी तरीके से समझते होंगे आप लोगों ने, पूरी जो राजनीति का जो समीकरण है वो भी समझते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पब्लिक को मुद्दों से हटा दिया जाता है, मुद्दा होता है कुछ और, अचानक चलने लगता है कुछ और। उपचुनाव हुआ, उपचुनाव के बाद से जो लगातार जो गतिविधियां हुई, आपने देखा बहराइच का जो कांड हुआ, संभल में जो लगातार हुआ, और अब जो बातें जो चल रही हैं, किस तरीके से मुद्दे से भटकाया जा रहा है, मैसेज क्या दे रहे हैं आप? देखिए, जब सत्ता घबराती है, जब सत्ता का अपने आप से विश्वास खत्म होता है कि हम इस मुद्दे पर क्या टिके रह पाएंगे या नहीं, तो जब उनको विश्वास खत्म होता है, घबराती है कि नहीं शायद हम फेल हो रहे हैं, तो तुरंत मुद्दे बदलते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी वही है। 2014 के पहले जब मंच पर जाते थे तो कहते थे कि भाई हम हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हम सब हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं। तब वो कहते थे हम हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। उसके बाद अयोध्या के श्री राम मंदिर पर आए, श्री राम मंदिर का भी मुद्दा फेल हो गया और पूरी तरीके से हार गए। और उसके बाद सनातन लेकर के आए, उसके बाद एक और ध्रुवीकरण कराने की बात, फिर उसके बाद कब्र और मजार खोदने की बातें आ गई, और क्या क्या। मतलब ये केवल सत्ता की घबराहट है, केवल सरकार की घबराहट है। इस समय तो दो इंजन टकरा रहे हैं, दिल्ली का इंजन और लखनऊ का इंजन दोनों ही टकरा रहे हैं, जिसके क्रम में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आया, आपने सुना होगा कि अयोध्या के लिए और श्री राम मंदिर के लिए हमें जो है सत्ता छोड़नी पड़े तो हम छोड़ देंगे, हम मठ जाना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो इसका मतलब है कि दिल्ली की वो ताकतें जो इन्हें हटाना चाहती हैं, इनको महसूस भी शायद हो रहा है, इसलिए दोनों इंजन टकरा रहे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश की जनता पिस रही है, और जब दो इंजन टकराते हैं तो बाकी सबको अवसर मिल जाता है, ब्यूरोक्रेट्स को लूटने का अवसर मिल जाता है, और वो प्रदेश की जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल कर लेते हैं, यहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ 200 मीटर दूर संजय निषाद जी का कार्यालय है। कुछ दिन पहले एक बयान देते हैं, मंच से जबान फिसल जाती है कि 7 पुलिस वालों को मरवा के नाले में डलवा दिया, तब यहाँ तक पहुँचे हैं। और उसके बाद 2016 की एक घटना का वो जिक्र करते एक इंटरव्यू के दौरान। लेकिन ये जो हुआ है, इस पर मन में क्या है? अचानक से जबान फिसल जाना, क्या राजनेता की जबान फिसल सकती है? देखिए, संजय निषाद जी के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि हर पल उनकी ज़बान फिसलती रहती है और फिसलना उनकी आदत है। इसके पहले आपने सुना होगा कि एक धर्मात्मा निषाद जिसने सुसाइड किया था, उसके पहले उनके बारे में उनकी ज़बान क्या होती थी और सुसाइड कर लेने के बाद उनकी ज़बान क्या थी। तो उनकी ज़बान के बारे में उनसे और सरकार से पूछना चाहिए कि आपके मंत्री तो पुलिस वालों की टांग तोड़वा रहे हैं और उन्हें गड्ढे में डाल रहे हैं। इसका जवाब सरकार को देना चाहिए कि क्या ऐसे लोग आपके मंत्रिमंडल के साथी हैं जो कानून को खुद हाथ में लेते हैं और कानून की रक्षा करने वाले दरोगा को या किसी और पुलिस अधिकारी को सीधे टांग तोड़ने का अधिकार उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन्हें दिया है, तो ये जवाब उनसे लेना चाहिए। विधायक जी, न्यायपालिका पे अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्राउंड स्तर पर पब्लिक बात करने लगी है कि महिलाओं को लेकर जो डिसीजन लिया गया, उनके किसी भी अंग को, प्राइवेट अंग को छू लेना अब अपराध की श्रेणी में नहीं है। कैसे देखते हैं? आपको तो पब्लिक, महिलाएं भी मिलती हैं, पुरुष भी मिलते हैं, शिकायतें तो तमाम हो रही हैं। देखिए, ये भारत के लोकतंत्र में न्यायपालिका के द्वारा मुझे लगता है कि सबसे निंदनीय फैसला ये दिया गया है। मैं उस फैसले की निंदा करता हूं और फैसला देने वाले न्यायाधीश की भी निंदा करता हूं।
इससे पूरे देश की महिलाओं का अपमान हुआ है और भारत की साख गिरी है। पूरी दुनिया को हमने महिलाओं की सुरक्षा, उनके सम्मान और भारत की सभ्यता संस्कृति का संदेश हमने दिया और पूरी दुनिया ने सीखा। लेकिन आज ऐसे फैसलों से भारत की साख गिरी है जहां पर हम इस स्तर पर चले आए कि आप ये कह सकते हो कि किसी महिला के प्राइवेट पार्ट को पकड़ना, छूना, उसके नाड़े तोड़ना, ये बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता, ये महिला छेड़छाड़ की श्रेणी में नहीं आता। ये बहुत ही घृणित मानसिकता से ग्रसित ये फैसला है। मैं उसकी निंदा करता हूँ। इससे भारत की और न्यायपालिका की दोनों की साख गिरी। अच्छा विधायक जी, न्यायपालिका पे सवाल खड़े हुए, जो डाइस पे बैठा जो जज है, क्या वो भूल जाता है कि उसकी बहन भी है, उसकी माँ भी है और उसकी बेटी भी हो सकती है, वाइफ भी हो सकती है, ये चीज़ें भूल जाता है। और बात ये है कि हमारे देश में जहाँ पे भारत को भी माँ कहा गया है, धरती को भी माँ कहा गया है, वहाँ पर इस तरीके कृत्य हो गया। देखिए, बहुत बार बहुत तो शिक्षा किसी दबाव लेना, में थे वो। किसी नहीं, किसी पद पर जाना वो चरित्र का सर्टिफिकेट नहीं होता है। चरित्र का सर्टिफिकेट उसके व्यवहार से मिलता है। तो मुझे लगता है कि या तो इस तरीके का फैसला देने के पीछे कोई बहुत बड़ी लालच, कोई वो रहा होगा, या उनका इस तरीके का चरित्र, इस तरह का सोचना, उनका नज़रिया ये रहा होगा। लेकिन जो भी रहा है वो अनिंदनीय है, वो गलत है। बिल्कुल। तो आप आर के वर्मा जी को सुन रहे थे, रानीगंज विधायक। साफ तौर पे तमाम सारी जो उत्तर प्रदेश में राजनीतिक जो गतिविधियां जो चल रही हैं उस पे हमारी बातचीत चल रही थी। और आखिरी में जो न्यायपालिका को लेकर के जो एक घमासान सा मचा हुआ है ग्राउंड स्तर पर, पब्लिक बात कर रही है, महिलाओं को लेकर के जो डिसीजन जो लिया गया है वो काफ़ी निंदनीय रहा। विधायक जी ने साफ तौर पर उसका विरोध किया। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।